Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन का टॉपिक डिस्कस करना शुरू कर दिया था और उसमें हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें हम दो ऑपरेशंस एक साथ करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं एक फंक्शन y की वैल्यू में और उसको डिवाइड करते हैं एक वेरिएबल x की वैल्यू के चेंज से। सो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट और डेरिवेटिव जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है और ये इंस्टेंटेनियस चेंज होता है जहां पर y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता था और x एक डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता था। तो इसके बाद हमने ये देखा कि डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखी। तो ज्योमेट्रिकली मतलब अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें y और x की, तो जहाँ पर y x का फंक्शन है और हमारे पास एक ग्राफ ए बी की फॉर्म में बन जाए तो हमें क्या पता लगता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि फिजिक्स में हम इसका कैसे यूज़ करते हैं। सपोज हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया किसी बॉडी का, तो पोजीशन वाई एक्सिस पे हम उसकी शो करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम उसकी टाइम शो करेंगे। तो किस टाइम के हिसाब से उसकी कितनी पोजीशन चेंज हो रही है ये हमने ग्राफिकली ए बी से रिप्रेजेंट कर दी। तो हमारे पास अगर हम इस बॉडी का जिसका ये ग्राफ हमने बनाया होगा उसकी अगर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम करके हम निकाल पाएंगे। लेकिन जब हम दो पॉइंट्स लेते हैं ग्राफ पे जो कुछ दूरी पे हैं, थोड़ी सी दूरी पे हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास चेंज इन पोजीशन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, मतलब मेरे को P पॉइंट पे ही वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस Q पॉइंट को P के बहुत नज़दीक ले आएंगे सच दैट P और Q में जो डिफरेंस होगा वो जीरो अप्रोच करने लग जाएगा, मतलब इट विल बी वेरी नियर टू जीरो। तो इसका मतलब P Q की डिफरेंस क्या होगा, x पे जो क्वांटिटी आप शो कर रहे हो मतलब टाइम। तो व्हेन टाइम अप्रोचेज जीरो द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी द डेरिवेटिव। और वो हमें कैसे बताएगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में इस पॉइंट P पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और उस टेंजेंट की स्लोप जो है वो हमें यहाँ का इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बता देगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू बता देगी। और dy बाई डी एक्स इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपने पोजीशन टाइम ग्राफ दिखाया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम आपके पास वेलोसिटी या स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बता दे। हमने ये चीज़ें लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी और इसका हमने देखा कि हमारा यूज़ जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ बॉडी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने में कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू फंडामेंटल फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, तो कुछ फंडामेंटल फार्मूलाज हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंशिएशन के। सपोज करो हम एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। तो इफ c इज अ कांस्टेंट तो d बाई डी एक्स ऑफ c, तो हमें पता है कि हमने डेरिवेटिव में एक चीज़ देखी कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में होता है वो फंक्शन होता है उसका चेंज है। तो फंक्शन में क्या चेंज हुआ, जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसका बदला। तो यहाँ पर c जो है वो x का फंक्शन नहीं है, c एक कांस्टेंट है, एक कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये 2, 5, 7 हो सकता है। तो x अगर बदलता है तो हमारा कांस्टेंट नहीं बदलता, इसका मतलब चेंज कितना आएगा, अगर वो उसकी वैल्यू बदली नहीं तो नई और पुरानी वैल्यू सेम है तो उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट की तो वो जीरो है। अगर हमारा फंक्शन y जो है वो इक्वल टू है सी एक्स के, जहाँ पे c एक कांस्टेंट है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। c क्योंकि एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और dx बाई डी एक्स हो जाएगा। तो dx बाई डी एक्स मीन्स वेरिएशन इन x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा c। तो इसका मतलब अगर y c x से डिनोट किया जाता है तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की आंसर आएगा c, दैट कांस्टेंट। अगर y इक्वल है सी यू के, जहां पर c एक कांस्टेंट है और u एक फंक्शन है x का, और अगर हम y का डेरिवेटिव निकालने विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये बात ध्यान देने वाली है बेटा, मैंने आपको डेरिवेटिव में बारी बारी बताया कि ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो नीचे वाले का फंक्शन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाली क्वांटिटी डायरेक्टली नीचे वाले का फंक्शन नहीं है। आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो y की वैल्यू पुट करोगे सी यू और
वाई सी यू है, मतलब यू का फंक्शन है, सी तो कांस्टेंट है और यू वेरिएबल है, लेकिन यू आगे फंक्शन है एक्स का। तो आप क्या करोगे, सी तो आपका बाहर आ जाएगा और फिर डी यू बाई डी एक्स निकालोगे। तो डी यू बाई डी एक्स हो सकता है क्योंकि यू एक्स का फंक्शन है, तो ऊपर न्यूमरेटर में वही टर्म आएगी जो नीचे वाले का फंक्शन होगी, तो डी यू बाई डी एक्स आप डायरेक्टली निकाल लोगे। इफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो अगर y एक पावर फंक्शन है x का, तो x की पावर n है, वेयर n इज ए रियल नंबर। तो n अगर रियल नंबर है हमारे पास, तो n कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 2 3 4 कुछ भी, तो आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये जो n है वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वेयर y इज x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय x की पावर n माइनस 1। इस डेरिवेटिव का हम काफ़ी बार यूज करते हैं इन फिजिक्स, तो ये आपको डेरिवेटिव ध्यान में रख देना। इफ y इज इक्वल टू u रेज टू पावर n वेयर n इज अ रियल नंबर एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अगर y u रेज टू पावर n है, y डायरेक्टली x का फंक्शन ना होकर के u का फंक्शन है, u की पावर n का है साथ में, y किसका फंक्शन है, u की पावर n का, और u जो है वो x का फंक्शन है। तो अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें, तो अभी y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वो आएगी u की पावर n। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं हो सकता डायरेक्टली, क्योंकि u की पावर n जो है वो y है, y उसका फंक्शन है ना कि x का। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, y का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u कर देंगे और फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो अभी जो dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, du से मल्टीप्लाई और du से डिवाइड कर दोगे, तो dy के डिनोमिनेटर में du ले आओगे और du के डिनोमिनेटर में dx, तो इधर आ जाएगा dy बाई du मल्टीप्लाई बाई du बाई dx। और dy बाई du क्या होगा, तो y देखो u रेज़ पर n है, जहाँ पर u का हमने u रेज़ पर n का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो जैसे आपने अभी किया था u रेज़ पर n मतलब x रेज़ पर n का dy बाई डी एक्स आ गया था n x की पावर n माइनस 1, तो वहीं पे n u की पावर n माइनस 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा du बाई डी एक्स। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, y इज इक्वल टू यू रेज़ पर n है, तो हम क्या करेंगे, u जो है वो फंक्शन है x का और y फंक्शन है u की पावर n का, तो u की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कर देंगे और फिर u की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो u की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u होगा n u की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय du बाई डी एक्स। अगर y u प्लस v हो, जहाँ पे u और v दोनों x के फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स किससे इक्वल हो जाएगा, पहले u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी, तो एडिशन ना होकर अगर वो मल्टीप्लीकेशन है u और v का, और जहाँ पे u और v दोनों x के फंक्शन है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू u इंटू वी पुट करेंगे, तो पहले u बाहर आ जाएगा, v का डेरिवेटिव कर लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे, v बाहर आ जाएगा, du का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो इसका मतलब अगर हमारा फंक्शन जो है वो u इंटू वी से डिनोट किया जाता है और u और v x के फंक्शन है, तो हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, एक टर्म को बाहर ले लेंगे दूसरे का डेरिवेटिव और उसमें ऐड कर देंगे दूसरी टर्म को बाहर लेके पहले टर्म का डेरिवेटिव। तो अल्टीमेटली ये हमारा आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स का। इफ y इज इक्वल टू u बाई वी, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है y u और v का, तो u बाई v है, जहाँ पर u और v x के फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स कैसे आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आएगा dy बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, ठीक है, तो y की वैल्यू पुट कर दी u अपॉन v। तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, हम v को बाहर रखें, तो ये ध्यान रखना, पहले डिनोमिनेटर को बाहर रख के न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रख के डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया, तो v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स, और ये सारी टर्म न्यूमरेटर बन जाएगी, डिवाइड हो जाएगी जो हमारे पास डिनोमिनेटर था उसके स्क्वायर से, तो v स्क्वायर। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स जब y जो है u बाई v है, इसके डेरिवेटिव का आंसर होता है डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस न्यूमरेटर बाहर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और ये पूरी टर्म न्यूमरेटर में ये डिवाइड की जाएगी जो हमारा डिनोमिनेटर था y का, उसमें उसका स्क्वायर, तो v स्क्वायर से ये पूरी टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा डेरिवेशन ऑफ dy बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। आपको ये टर्म्स सारी, ये रिलेशंस याद कर लेने चाहिए।
नाउ डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने पता है कि हमारे पास, हमने इससे पहले भी देखा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो पावर फंक्शन भी हो सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो अगर y साइन x से रिलेट करता है तो y x का फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब साइन x के इक्वल है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स किया जाएगा तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x हो जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ साइन x जो होता है वो cos x होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। तो जब विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं, तो अगर हमारे पास फिजिक्स में कई जगह पे साइन थीटा यूज करते हैं तो d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा होगा, फिर से वही थीटा का ही डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आंसर आएगा cos थीटा। तो यहाँ पे x है, वेरिएबल भी x है, तो cos x है। वहीं पे अगर y cos x के इक्वल होगा तो डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x आएगा माइनस साइन x। तो ये ध्यान रखना है, cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो होता है माइनस साइन x, और साइन x का होता है प्लस cos x। अगर y tan x है तो y x का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और वो tan x से डिनोट किया जाता है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी एक्स ऑफ tan x, और इसका आंसर होगा सीकेंट स्क्वायर x। तो tan x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है सीकेंट स्क्वायर x। अगर y cot x है तो dy बाई डी एक्स ऑफ cot x का आंसर आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो फिर से cot x का आंसर जो आया है वो नेगेटिव कोसिकेंट स्क्वायर x है। If y is a trigonometric function of x and is denoted by secant x, तो अगर y इक्वल टू secant x है तो d बाई डी एक्स ऑफ secant x का आंसर आता है tan x secant x। वहीं पे अगर y cosecant x के इक्वल है तो d बाई डी एक्स ऑफ cosecant x का आंसर आता है माइनस cot x cosecant। ये सारे टर्म्स को हमने कुछ भी डिराइव नहीं करना है, वी हैव टू सिंपली रिमेंबर देम आउट। और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो वो ये यूज़ की जाती हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो ये काफ़ी डेरिवेशन में ये टर्म्स यूज में आती हैं। नाउ डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर y x का लॉग फंक्शन है, तो अगर y इज इक्वल टू लॉग x है तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या आएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इक्वल होता है 1 बाई एक्स लॉग ऑफ e विद द बेस e। तो लॉग ऑफ e विद द बेस e 1 हो जाता है तो 1 बाई एक्स आ जाता है। तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ लॉग x विद रिस्पेक्ट टू x का आंसर होता है 1 बाई एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अगर d बाई डी एक्स, अगर y फंक्शन होता है log u, तो y u का फंक्शन है ना कि x का डायरेक्टली, y u का फंक्शन है और u फर्दर x का फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स, तो y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ log u करना पड़ेगा। तो हमें पता है ये log u का डेरिवेटिव जो होता है ये u के हिसाब से वेरी करेगा, तो डायरेक्टली dx से ये डेरिवेटिव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, d बाई डी यू ऑफ log u कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी यू ऑफ log u मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स, और d बाई डी यू ऑफ log u, तो सिमिलरली हो गया d बाई डी एक्स ऑफ log x था, तो d बाई डी यू ऑफ log u हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई यू और डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। तो u जो है x से किस तरह से रिलेट करता है वो आप पुट करके उसके हिसाब से x के हिसाब से उसका डेरिवेटिव करके आप आंसर निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू ई एक्स, ई की पावर x। तो y अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन x का तो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय log e विद द बेस e। तो log e विद द बेस e 1 हो जाता है तो e रेज पर x आ जाता है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ e रेज पर x का आंसर e रेज पर x ही होता है। तो डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव वही है e की पावर x। और अगर y इज इक्वल टू है e की पावर a इंटू एक्स, इफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर a x, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास e रेज टू पावर a x आ जाएगा और a x का डेरिवेटिव साथ में आ जाएगा जो होता है a। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा a इंटू ई रेज पर एक्स। तो अकेली पावर x ना होके अगर उसके साथ कोई भी टर्म, कोई भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म a लगी हुई है तो वो a बाहर आ जाएगी और डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर a। तो ये थे हमारे डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथम्स। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स की वैल्यूज हैं। इसमें भी हम देखें तो हमारे पास log x की डेरिवेटिव की वैल्यू भी डेरिवेशंस में आगे चल के फिजिक्स में काफ़ी बार यूज होती है। तो आपको ये सारी टर्म्स को ध्यान में रख लेना है। नाउ द अदर टॉपिक ऑफ
कैलकुलस इज, तो कैलकुलस में दो टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो अभी हमारे पास अगला आ गया है इंटीग्रेशन। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस के टॉपिक्स हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन का रिवर्स ऑपरेशन है। तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था? डिफरेंशिएशन में हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाली थी, और ये डिफरेंशिएशन जो थी हमने कहा था दो ऑपरेशंस को मिलके बनी है, डिफरेंस एंड देन डिवीजन। और इसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास हम मल्टीप्लिकेशन प्लस समीशन कर देते। तो डिवीजन का रिवर्स हो गया मल्टीप्लिकेशन, और डिफरेंस का ऑपोजिट हो गया एडिशन, और ये पूरे ऑपरेशन का उल्टा कर देना है। तो पहले वहाँ पे डिफरेंस निकालते थे, फिर डिफरेंशिएशन करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन निकाल के एडिशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन का हमारे पास यूज़ क्या होता है? हम एक ग्राफ में आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर y एक x का फंक्शन है और हम y को ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं, तो हमने कहीं पर भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालनी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो इस पॉइंट पे निकालना है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट की जो स्लोप बनेगी वो हमें डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दे देती है। लेकिन अगर इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है, अगर वो निकालना है, हमने एरिया अंडर ग्राफ निकालना है, तो एरिया अंडर ग्राफ निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन एक तरह से समेशन है। हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, और उन छोटे छोटे एरियाज का हम जब सम अप करते हैं तो हमारे पास टोटल एरियाज आता है। और वो सम अप हमने कहाँ से कहाँ करना होता है? विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट सम कर सकते हैं, या हम एक जनरल इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये सिंबल हम यूज करते हैं टू डिनोट इंटीग्रेशन। अगर y एक फंक्शन है x का और y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम निकालते हैं, तो उसका आंसर आ जाता है कैपिटल एफ एक्स। तो सपोज करो y इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स है, और डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x कैपिटल एफ एक्स आया था, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स जो है इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स हो गया। तो dx अगर मैं राइट साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो dy इक्वल आ गया एफ एक्स इंटू डी एक्स। और अब अगर इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूँ तो ये क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, और इधर आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ x, और ये आ गया एफ एक्स। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y है, तो y छोटा 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 जब सभी ऐड हो जाएंगे तो इसका टोटल आ जाएगा y। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy जो होता है वो y आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो हमेशा ये ध्यान रखना बेटा, जो हमारा इंटीग्रेशन जिसका कर रहे हैं उसके साथ हमारे पास dx, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट वेरिएबल लगा होगा, उसी का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर अगर fx में जो भी क्वांटिटीज होंगी, जो x वाली क्वांटिटीज होंगी, उनका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स डी एक्स, तो जब एफ एक्स का इंटेग्रल क्या होगा? जिसका ये डिफरेंशिएशन का आंसर, तो एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन था एफ एक्स, तो एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? स्मॉल एफ एक्स। तो कैपिटल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का आंसर होगा स्मॉल एफ एक्स। तो इसका मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हुआ और जो आंसर आया, अगर वो डिफरेंशिएशन वाले आंसर को इंटीग्रेट किया जाए तो वापस हमारे पास फंक्शन आ जाता है। तो अगर डी बाय डी एक्स ऑफ स्मॉल एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स है, तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन जब किया जाएगा तो स्मॉल एफ एक्स आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस हो गया इंटीग्रेशन। नाउ कमिंग टू द फंडामेंटल फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। तो कुछ फंडामेंटल फार्मूलाज हम देख लेते हैं इंटीग्रेशन के। तो इंटेग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, तो इंटेग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल होगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इसको अगर आप उल्टा करके देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन का आंसर आपके पास ये आना चाहिए। तो अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन, तो एक्स की पावर एन का आपका इंटेग्रल डिफरेंशिएशन क्या था आपको? वो क्या था? एक्स की पावर एन माइनस वन, और एन आगे आ जाएगा, देखो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन था, एक्स की पावर एन होती। तो अगर ये एन प्लस वन होती तो एन प्लस वन आगे आ जाता, एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन हो जाता, तो प्लस वन और माइनस वन कट गया, तो एक्स की पावर एन रह गया, मल्टीप्लाई हो गई एन प्लस वन से। तो अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए एन प्लस वन से, ये देखो, तो इसका मतलब इसका इंटेग्रल का, इसका डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया एन प्लस वन एक्स की पावर एन, और एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन है तो ये कैंसिल हो गया। तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आ गया? एक्स की पावर एन।
ठीक है ना। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट था, ये बाहर आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन का आंसर होता है n प्लस वन एक्स की पावर n, तो n प्लस वन बटा n प्लस वन कैंसिल हो गया, तो x की पावर n आ जाएगा। मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन, इस पूरी टर्म का डिफ्रेंसिएशन होता है x की पावर n, और x की पावर n dx का इंटेग्रल होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो इंटेग्रल में आपने याद रखना है, अगर x की पावर n हो तो n में ऐड कर देना है प्लस वन, और इसमें डिवाइड कर देना है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन के लिए ये नहीं रहेगा। अगर x की पावर माइनस वन है तो कुछ और फॉर्मूला देखेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ x की पावर माइनस वन के लिए ये वाला फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे, बाकियों के लिए यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इफ इंटेग्रल ऑफ dx को अकेला dx, तो अकेला dx के साथ मतलब इधर क्या लगा हुआ है 1, तो अगर इधर 1 है मान ले, तो 1 x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0 को 1 कर सकते हैं, तो अगेन x की पावर 0 हो गई, तो इसका इंटेग्रल क्या होगा, x की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन, दैट इज x। तो इंटेग्रल ऑफ dx का आंसर होता है x। इन अदर टर्म्स आप ये देख सकते हो, इंटेग्रल और d डेरिवेटिव कैंसिल आउट होता, तो इंटेग्रल और d कट गए, तो रह क्या गया x, तो यहाँ पे x है। इंटेग्रल ऑफ u प्लस v dx, जहाँ पे u और v दोनों x के फंक्शन थे, तो ये आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ u dx प्लस इंटेग्रल ऑफ v dx। तो u जिस तरह से x से रिलेट करता है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, और v जिससे रिलेट करता है x से, तो वो यहाँ पे, तो उसका इंटेग्रल होगा। इंटेग्रल ऑफ सी यू डी एक्स, जहाँ पे c एक कांस्टेंट है और u एक फंक्शन है x का, तो वेयर c इज अ कांस्टेंट एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो c तो इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल ऑफ u dx रह जाएगा। अब हमने यहाँ पे x की पावर माइनस वन से मना कर दिया था, तो अभी आ गया x की पावर अगर माइनस वन डी एक्स हो तो इसका इंटेग्रल क्या होगा, तो x की पावर माइनस वन डी एक्स का इंटेग्रल, तो x की पावर माइनस वन है, इसका मतलब इसको 1/x लिख सकते हैं। तो 1/x का इंटेग्रल वही होगा जिसका ये डेरिवेटिव आता है, जिसका डेरिवेटिव का आंसर 1/x आता है, वो होगा इंटेग्रल ऑफ 1/x का आंसर। तो आपने अभी इससे पहले देखा डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदम में कि log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, इसका मतलब 1/x का इंटेग्रल का आंसर क्या होगा, log x। सो अल्टीमेटली अगर हम 1/x dx का इंटेग्रल करेंगे तो उसका आंसर आएगा log x विद द बेस। इंटेग्रल ऑफ e की रेस्ट पावर x dx, तो e की पावर x का इंटेग्रल वही होगा जिसका ये डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव किसका है, ये e की पावर x का ही है ये, तो e की पावर x का डेरिवेटिव का आंसर भी e की पावर x आता है, और e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x आया था, और इंटेग्रल भी e की पावर x ही आता है। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इंटेग्रल ऑफ साइन x, तो साइन x किसका डेरिवेटिव था, कॉस x का डेरिवेटिव था माइनस साइन x, तो साइन x का इंटेग्रल होगा माइनस कॉस x। वहीं पे cos x का इंटेग्रल, तो sin x का डेरिवेटिव था cos x, तो cos x का इंटेग्रल हुआ sin x। sin nx dx, तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो sin nx है, तो हम क्या करेंगे, sin nx का इंटेग्रल कर देंगे, वो आ जाएगा माइनस cos nx, और डिवाइड कर देंगे n से, क्योंकि अगर हम cos nx का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास cos nx का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा माइनस साइन nx मल्टीप्लाई बाय n, तो वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो इंटेग्रल में ये डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, तो साइन nx dx का इंटेग्रल होगा माइनस cos nx डिवाइडेड बाय n। वहीं पे cos nx dx का इंटेग्रल होगा साइन nx डिवाइडेड बाय n, तो इसमें जो nx है तो n से डिवाइड हो जाएगा, जो x के साथ जो टर्म लगी हुई है कांस्टेंट उसके साथ ये डिवीजन में आ जाएगा इंटेग्रल। सीकेंड स्क्वायर x dx का इंटेग्रल क्या होगा, जिसका ये डेरिवेटिव था, तो डेरिवेटिव किसका था, tan x का डेरिवेटिव था सेकेंड स्क्वायर x, तो सेकेंड स्क्वायर x का इंटेग्रल होगा tan। कोसेकेंड स्क्वायर x dx का इंटेग्रल, cot x का डेरिवेटिव था माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, तो कोसेकेंड स्क्वायर x dx का इंटेग्रल हुआ माइनस cot x। सो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटेग्रल। अब जो ये इंटीग्रेशन होती है ये हमारे पास दो तरह की होती है, इट कैन बी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है, तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देख लेते हैं। अगर हम मानते हैं y फंक्शन है x का और y इक्वल टू है x रेज़ टू पावर 5 प्लस c, जहाँ पर c एक कांस्टेंट है, तो c कुछ भी हो सकता है, c कैन बी 5, इट कैन बी 15, इट कैन बी 50, 250, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है। अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर हम dy बाई डी एक्स करें तो dy बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर 5 प्लस c हो जाएगा। तो डेरिवेटिव जब दो टर्म्स का होता है एडिशन में, तो पहले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डेरिवेटिव हो जाता है, तो पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू 5 क्या होगा, 5 आगे आ जाएगा,
एक्स की पावर 5 माइनस 1 दैट इज एक्स की पावर 4 हो गया। डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू सी इज अ कांस्टेंट, तो हमने क्या देखा था, कांस्टेंट एक्स के साथ वेरी नहीं करता, तो जब वेरी नहीं करता तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो, तो जीरो हो गया। तो इसका आंसर आ गया 5x रेस्ट टू पावर 4। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस्ट टू पावर 5 प्लस सी का आंसर आता है 5 की पावर x रेस्ट टू पावर 4। और हमें पता है इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। तो अब हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए एक्स रेस्ट पर 5 प्लस सी। तो हम इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 dx का आंसर क्या आ गया, हम क्या करेंगे, 5 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 4, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर 4 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 5 दैट इज 5, न्यूमरेटर में भी 5 था कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया x रेस्ट पर 5। तो इंटीग्रेशन आई, इसका इंटीग्रल का आंसर आया x रेस्ट पर 5। लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या था जिसका डेरिवेटिव किया था हमने डेरिवेटिव किया था x रेस्ट पर 5 प्लस सी का। इसका मतलब अभी हम ये नहीं बता सकते कि 5x4 dx का इंटीग्रल जो है वो x रेस्ट पर 5 है या x रेस्ट पर 5 प्लस सी है, जहाँ पे c कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इसके साथ हो सकता था कि इसके साथ कोई c भी लगा होता कांस्टेंट। तो हम डेफिनेटली ये आंसर नहीं दे सकते कि हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 5x रेस्ट पर 4 dx का आंसर x रेस्ट पर 5 है या x रेस्ट पर 5 प्लस सी है। सो इट मीन्स ड्यूरिंग इंटीग्रेशन अ कांस्टेंट डज नॉट अपीयर, तो एक कांस्टेंट आता नहीं है क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, तो इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आती नहीं है, उल्टे प्रोसेस में हमें दिखता ही नहीं है वो। तो हैंस वी कैन नॉट से दैट इंटीग्रल ऑफ 5x4 x की पावर 4 dx का आंसर x रेस्ट पर 5 है या x रेस्ट पर 5 प्लस सी है। तो इस तरह की इंटीग्रेशंस को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो इनडेफिनेट है, हमें आंसर का डेफिनेटली हम कह सकते हैं x की पावर 5 है या x की पावर 5 के साथ कोई टर्म ऐड भी हो सकता है यहाँ पे प्लस 5 हो सकता है, प्लस 25 भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी टर्म हो, x रेस्ट पर 5 प्लस 5 का डेरिवेटिव, x रेस्ट पर 5 प्लस 10 का, x रेस्ट पर 5 प्लस 50 का, x रेस्ट पर 5 प्लस 250 का, इन सभी का डेरिवेटिव का आंसर तो 5x की पावर 4 ही आएगा। तो 5x की पावर 4 का इंटीग्रल हम नहीं बता सकते कि x रेस्ट पर 5 प्लस 5 होना चाहिए या 10 होना चाहिए प्लस, या प्लस में 50 होना चाहिए प्लस में 250। तो हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा क्या करते हैं, एंड में हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में वी ऐड अ कांस्टेंट c इन रिजल्ट ऑफ ऑल इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में हम ऐड कर देते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स वो होते हैं जब हम किसी भी टर्म को विद इन लिमिट्स इंटीग्रेट करते हैं। तो लिमिट्स में इंटीग्रेशन करना कैसे होता है, तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि हमारा जो इंटीग्रेशन है, तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें जहाँ पर y इज़ अ फंक्शन ऑफ x और ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है, तो हमने डेरिवेटिव में देखा कि हमारा डेरिवेटिव क्या है, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट हमारी स्लोप बना रही है वो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बताती है। ठीक है जी। और इस ग्राफ का अगर मैंने एरिया देखना है, एरिया अंडर ग्राफ देखना, तो मैं क्या, कौन सा ऑपरेशन करूंगा, मैं इंटीग्रेशन का प्रोसेस करूंगा, तो इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं। ठीक है ना। तो इंटीग्रल मतलब क्या होगा कि y इंटू डी एक्स करके और उसका इंटीग्रल कर दूंगा, तो y इंटू डी एक्स करके उसका इंटीग्रल कर दूंगा, तो एरिया अंडर ग्राफ आ जाएगा मेरे पास। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या करना है, हमने अगर सपोज करो एरिया 2 से 4 के बीच का निकालना है, तो हम अगर x की वैल्यू 2 से 4 के बीच का एरिया चाहते हैं, टोटल नहीं चाहते, तो ये हमारे पास लिमिट्स हो गई। तो इंटीग्रल करता क्या है, टोटल एरिया निकालता है। अगर मैं ये कहूँ x के अगर वैल्यू 4 है तो उसके लिए इंटीग्रल करो, तो हम क्या एरिया निकालेंगे, हम निकालेंगे 0 से लेके 4 तक का एरिया, ये सारा एरिया। ठीक है ना। इंटीग्रल क्या करता है बेटा, हमें इस ग्राफ के अंडर का एरिया बताया। तो अगर मैं एक इंटीग्रल करता हूँ, हम कोई भी इंटीग्रल करते हैं, हम ये देखो इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, तो हमारे पास x रेस्ट पर 5 प्लस सी आ जाता है सपोज टू। तो मैं ये कहता हूँ x की वैल्यू 4 है, तो 4 के लिए ये स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से 4 तक का हमारे पास कितना आता है, ये हम देख लेते हैं। ये रहा एरिया, ये एरिया बताएगा इसका जब हम x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। और अगर मेरे को 2 से 4 चाहिए और अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाता है इतना, ये यहाँ से लगे यहाँ तक। और अगर मेरे को 2 से लेके 4 तक का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं शुरू से लेके 4 तक का एरिया निकाल लेता हूँ और उसमें से शुरू से लेके 2 तक का एरिया माइनस कर देता हूँ। इसका मतलब जब मैं इंटीग्रल करूँगा तो मैं क्या करता हूँ, मैथमेटिकली मैं क्या करता हूँ, मैं इंटीग्रल की वैल्यू
विद इन लिमिट्स पुट कर देता हूँ, जहाँ पे लिमिट अपर लिमिट होती है 4 और लोअर लिमिट होती है 2। तो जब हम इंटेग्रल करते हैं विद इन लिमिट्स, तो इंटेग्रल ऑफ 5 इंटू एक्स रेज पर 4 डी एक्स का इंटेग्रल करते हैं 2 to 4, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स, जहाँ पे x की अपर लिमिट है 4 और लोअर लिमिट है 2। तो इसका आंसर आ जाता है एक्स रेज पर 5, अपर लिमिट 4 ब्रैकेट में लिख देते हैं इसका आंसर, और साइड पे ऊपर लिख देते हैं अपर लिमिट 4 और नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट 4। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट को ऐड नहीं करते। वो क्यों नहीं करते अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका अभी सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ये आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, आपको अपर लिमिट 4 दे दी और लोअर लिमिट 2 दे दी। तो इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं, पहले x को 4 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 4/5। तो ये पूरा एरिया आ जाता है, ये एरिया, और इस एरिया में से हमने कितना एरिया माइनस करना है, इतना 2 तक। फिर हम माइनस करते हैं 2/5, तो हमारे पास कितना एरिया आ जाएगा, 2 से 4 के बीच का। क्लियर हो गया। अगर सपोज करो आप इसको x/5 प्लस सी लिख दो, कोई भी कांस्टेंट लिख दो, इसका आंसर इंडेफिनिट में ये आना था। तो अगर हम प्लस सी कर देते हैं तो हमारे पास इधर आंसर क्या आ जाएगा, x/5 प्लस सी। पहले आप 4 पुट करोगे तो आंसर आएगा 4/5 प्लस सी, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसमें से माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे लोअर लिमिट वाली वैल्यू जो होगी 2/5 और सी, तो -2/5 माइनस सी। तो इधर एक प्लस सी लगा होगा, इधर एक माइनस सी लगा होगा, तो सी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें ये ध्यान नहीं रखना कि सी की वैल्यू क्या हो सकती है, जो मर्जी वैल्यू होती, पहले वाले में भी सी की वैल्यू होती है और दूसरे वाले में भी सी होती है, लेकिन ये इधर पॉजिटिव होती है और इधर नेगेटिव, तो वो कांस्टेंट कैंसिल आउट ही होना था। इसका मतलब हम इन लिमिट्स में जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे 4/5 2/5 तो 1024 32 = 992। अब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इंटेग्रल ऑफ 5 इंटू x/4 dx विद इन लिमिट्स 2 to 4 का आंसर 992 आएगा। इसका और आंसर नहीं हो सकता, ये डेफिनेट आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर कांस्टेंट लगा भी होता, अगर हम सी लगा भी दें तो इधर प्लस सी हो जाएगा, इधर माइनस, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी डेफिनेटली कैन से दैट द इंटेग्रल ऑफ 5 इंटू x/4 dx विद इन द लिमिट्स 2 to 4 इज 992। तो इस तरह से जब भी हम किसी भी फंक्शन को विद इन द लिमिट्स इंटेग्रल करेंगे तो हमारे को वो डेफिनेट इंटेग्रल कहलाएगा, क्योंकि हम डेफिनेट वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज इट विद द टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। तो ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स जो हम यूज़ करेंगे फिजिक्स में, उनके कुछ टॉपिक्स थे। आज हमने डिस्कस किया इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इससे पहले कुछ डिफरेंशियल के भी हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने बोला था जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूलाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूलाज मैक्सिमम टाइम पे यूज़ होते हैं। और उसके बाद इंटीग्रेशन हमने देखा, इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास जो जिस टर्म का आंसर डिफरेंशिएशन आंसर आता है उस आंसर का इंटीग्रेशन जो होता है वो फंक्शन होता है। तो अगर dy/dx का आंसर है f इंटू एक्स, तो f(x) dx का आंसर होगा y, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा f(x). तो अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स ऑपरेशन। फिर हमने फंडामेंटल इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज देखे। तो इंटीग्रेशन के ये वाला फॉर्मूला जो है x⁴n dx = x⁴n+1/n+1 इज वाइडली यूज इन फिजिक्स। तो ये काफ़ी बार यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्मूला, तो इसको ज़्यादा ध्यान में रखना है आपने। इधर 1/x ऑफ log x ये भी कई जगह यूज़ हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपने सारे कुछ ध्यान रखना है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है यूज़ वो इसका और इसका होता है हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला से। तो साइन के भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी यूज़ होते हैं डेरिवेशन में। फिर हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन की। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं टू द आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन, और जब हम लिमिट्स में इंटीग्रेट करते हैं किसी भी फंक्शन को तो हमें डेफिनेटली हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।